नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी चैनल के द्वारा फ्री ऑफ कोर्स कराई जा रही है। करंट अफेयर के काफ़ी वीडियो में डाल चुका हूं। जो लोग नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के करंट अफेयर की वीडियोस देख सकते हैं। अभी वर्तमान में भूगोल के वीडियोज़ हम डाल रहे हैं। भूगोल के कुल मिला के अब तक 3 वीडियो में डाल चुका हूँ। भूगोल की तैयारी हम 2 तरीके से कर रहे हैं। एक जो सिंपल प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट प्रश्न और 4 ऑप्शन के सहित, और दूसरी कैटेगरी है उन प्रश्नों की जिसमें कि थोड़ा कठिनाई स्वरूप स्टेटमेंट दे करके, एनसीईआरटी के फैक्ट्स दे करके प्रश्न जो है निर्माण किए जाते हैं। तो दोनों ही कैटेगरी को हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। ये सारे वीडियोस भूगोल के सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिल जाएंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नदी घाटियाँ, नदियों से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं यूपी पीसीएस, आरओ और यूपी पीसीएस से संबंधित अन्य परीक्षाओं में, उन सभी को एक जगह एक साथ इसमें हम रिवाइज करेंगे। इसके अलावा जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा प्रश्न के दौरान, उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से मेमोराइज रखिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। प्रश्न संख्या 123, 122 तक हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख सकते हैं जो लोग नए हैं। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वह कौन सी है, कौन से राज्य हैं? ये प्रश्न इसलिए बना क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र सबसे लंबी नदी है ये गोदावरी नदी, जो कि 8 राज्यों से होकर के बहती है। 8 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पुदुचेरी का यनम जिला के अंदर बहती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। गोदावरी, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा भी इसको कहा जाता है भारत की, ठीक है। इसका उद्गम केंद्र है महाराष्ट्र के नासिक जनपद के त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणियां, ठीक है। इसकी सहायक नदियों पर प्रश्न पूछा गया है विगत वर्षों में, यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में। प्राणहिता, पेनगंगा, इंद्रावती नदी, मंजीरा और सबरी नदी। तो ये जितने फैक्ट्स मैंने बताए हैं इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया है गोदावरी नदी को लेकर के कि प्रायद्वीपीय भारत की वह कौन सी नदी है जिसका कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का बड़ा है। कुल मिला के 3,13,000 वर्ग किलोमीटर का, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। 8 राज्यों से बहती है, उद्गम है ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणियाँ, और सहायक नदियाँ फिर से मैं बता दूँ, प्राणहिता, पेनगंगा, इंद्रावती नदी, मंजीरा, सबरी नदी, क्योंकि सहायिका में प्रश्न पूछा गया है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। भीमा नदी प्रमुख सहायक है किसकी? सही जवाब हो जाएगा कृष्णा। ब्लैक इसलिए कर रखा है क्योंकि ताकि आप एज्यूम लगा सकें, पहले से आपको पता है कि नहीं आंसर। याद रखिएगा, कृष्णा जो है नदी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। बार बार यूपी पीसीएस में और आरओ में इसकी सहायिका को लेकर के प्रश्न बनता है। इसकी सहायिका है भीमा, डिंडी, हालिया, मूसी, पलेरू, मुनेरू, पेन्ना, पेंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। यूपीएससी में कृष्णा नदी को लेकर के सहायिका को लेकर के 3 बार प्रश्न बन चुका है, और पंचगंगा पे प्रश्न बन चुका है, दूधगंगा पे बन चुका है, भीमा नदी पे बन चुका है, घाट प्रभा पे बन चुका है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कृष्णा नदी है। इसके अलावा इसके ऊपर जो स्थित बांध है उस पर भी प्रश्न पूछा गया है, श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैसेनरी, चिनाई से निर्मित बांध जो है, दुनिया का सबसे बड़ा नागार्जुन सागर बांध है, जो कि कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा। इसके अलावा श्रीशैलम बांध, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? भीमा, डॉन, तुंगभद्रा, तेल। पता है आपको इसका आंसर? सही जवाब है तेल नदी। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, जो कि 300 किलोमीटर की यात्रा करती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में, 2 राज्यों में, ठीक है। महानदी से सुमेल होगा, ये सहायिका उसकी है। जबकि भीमा, डान और तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की सहायिका है। कृष्णा नदी पे बार बार प्रश्न बनता है, मैं फिर से बता दूं, याद रखिएगा। दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, पेन्ना, भीमा, डिंडी, हालिया, मूसी, पलेरू, मुनेरू। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? यहाँ पर 127वें का सही जवाब क्या होगा? नर्मदा का नाम याद रखना है आपको, ताप्ती का नाम याद रखना है आपको, इन 2 नदियों का, जो कि भ्रंश घाटी से होते हुए
तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और भ्रंश घाटी में ढलान जो है पश्चिम की ओर होता है। यही कारण है कि ये एस्चुरीज ज्वारंधमुख का निर्माण करती हैं और इनकी गति काफ़ी होती है, इसीलिए अपने साथ अवसाद को सीधा ले जाकर के सागर में मिला देती हैं और इसी को ज्वारंधमुख एस्चुरीज कहा जाता है। इसके अलावा प्रश्न ये भी पूछा गया है कि नर्मदा के किनारे कौन से 2 शहर हैं, तो जबलपुर और भड़ोच, जबकि ताप्ती के किनारे जो है सूरत है गुजरात का, याद रखना है आपको। और ताप्ती नदी का जो है उद्गम मध्य प्रदेश का बैतूल जनपद में मुल्ताई से निकल करके सतपुड़ा के दक्षिण की ओर बहती है, जबकि नर्मदा जो है सतपुड़ा के उत्तर की ओर बहती है। नर्मदा जो है उत्तर की ओर और ताप्ती, जिसको तापी नदी भी कहते हैं, वो दक्षिण की ओर। दोनों ही भ्रंश घाटियाँ से होकर के बहती हैं और कहाँ गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में। सतपुड़ा पहाड़ियाँ किस प्रकार के पर्वत हैं, ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है आपको। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है आपकी सतपुड़ा पहाड़ियाँ। इसके अलावा 2 परियोजनाएं जल विद्युत परियोजनाओं पे प्रश्न बना है कि ताप्ती नदी पर कौन सी है, तो उकाई और काकरापार। कई बार प्रश्न पत्र में ताप्ती दे देता है, कई बार तापी दे देता है, दोनों एक ही नदी का नाम है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती हैं? काफ़ी बेहतर प्रश्न है ये। मन्नार की खाड़ी पता होना चाहिए, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी के किनारे तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी स्थित है और श्रीलंका से अलग करती है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में कुल कितने द्वीप हैं? जिस तरीके से 36 द्वीपों का एक समूह है लक्षद्वीप, जिसको कि एकमात्र प्रवाल द्वीपीय निर्मित द्वीप कहा जाता है लक्षद्वीप को, 36 द्वीपों का समूह, उसी तरीके से मन्नार की खाड़ी जो है वो 21 द्वीपों का समूह है। यहाँ पर 4 बड़े द्वीप हैं जो कि परीक्षा में बन जाता है प्रश्न, तूतीकोरिन, मंडपम, कीजा खराई और वेम्बड़। ठीक है, ये 4। तूतीकोरिन का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी में ही हिस्सा है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी भारत की नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती है, तो मन्नार की खाड़ी में जो गिरती है नदी वो है आपकी ऑप्शन डी, वैगई। यूपी पीसीएस का प्रश्न है ये, वैगई। इसके अलावा और 2 नदियों का नाम याद रखिए, एक है तमिलनाडु की नदी तमीर बरणी नदी, श्रीलंका की एक नदी है अरुवी नदी, जिसको कि अरुण नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। इन तीनों नदियों का नाम याद रखिएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? दामोदर घाटी परियोजना पर हर साल यूपीएससी और यूपीपीसीएस में प्रश्न बनता है। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है 1948 की। दामोदर नदी की सहायक नहीं है, ये पूछा गया है प्रश्न। सही जवाब पहले तो इसका देख लेते हैं, इसके बाद फिर एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 129 का ऑप्शन बी, इंद्रावती। बरकी या बारकी कह लो, चमुनिया, बराकर, कोयना, कोनार, और ये जो नदियां हैं ये सहायिका है किसकी? दामोदर की। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। जैविक मरुस्थल कहा जाता है, डायरेक्ट पूछेगा कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो दामोदर नदी को, जिसको कि पूर्व में बंगाल का शोक भी कहा जाता था। फिलहाल इसको जैविक मरुस्थल की उपाधि क्यों दी जाती है? हमें पता है कि दामोदर घाटी परियोजना में अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार आता है, जिसमें हजारीबाग, रानीगंज, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, करणपुरा, झरिया जैसे क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे पावर स्टेशंस भी हैं और इन पावर स्टेशन से जो है SO2 और NO2 बड़ी मात्रा में निकलता है और SO2 NO2 के मिलन से, वर्षा के मिलन में जो है एसिड रेन का निर्माण होता है और इस एसिड रेन से जो है इस नदी पे के अंदर का पूरा जलीय जीवन समाप्त हो गया। इसीलिए इसको जो है जैविक मरुस्थल का दर्जा दिया जाता है दामोदर नदी को। बहुत प्रदूषित नदी हो चुकी है ये इस समय और इस पे प्रश्न बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? ये पूछा गया है। हिमालय पार यानी कि हिमालय से भी पहले की, हिमालय को काट कर आने वाली, हिमालय से दूर सुदूर। तो यहाँ पे सही जवाब है, हमने पहले भी इसको देखा हुआ है, बी हो जाएगा सतलुज।
ये यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है, ट्रांस हिमालय नदी पूछा गया है। यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम पर विचार करना है। यूपी पीसीएस प्री 2020 का ही प्रश्न है ये। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व के क्रम पर विचार करें। सही जवाब क्या हो जाएगा 131वें का? सबसे पहले है चंबल। प्रश्न ये भी बना है कि उत्तर भारत की किस नदी में सर्वाधिक घड़ियालों की संख्या है? तो सर्वाधिक घड़ियाल आपको देखने को मिलेंगे चंबल पे। चंबल पर जो है 4 बांध हैं जिन पर प्रश्न बनता है। एक है गांधी सागर, एक है जवाहर सागर, एक है राणा प्रताप और एक है कोटा बैराज राजस्थान। इसके अलावा इसका उद्गम केंद्र कहाँ है? जाना पाओ पहाड़ियाँ, विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, तो 4 सबसे पहले, फिर आएगा 3 सिंध, उसके बाद आएगा केन और फिर है बेतवा। माता टीला बांध है बेतवा नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है ये। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? दुनिया की एकमात्र नदी है, भारत में ही है, माही। ठीक है, अब एक तरफ नदी दे रखा है और एक तरफ सहायक नदी दे रखा है, और ये प्रश्न जो है 2 बार पूछा गया है, एक तो खंड शिक्षा अधिकारी में, फिर यूपी पीसीएस में भी। तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, और दूसरी तरफ है सहायक नदियां। 133वें का सही जवाब क्या होगा? सुमेल करिए। 133वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, गंगा, सोन नदी। वो कौन सी नदी है? भारत की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बह करके गंगा में मिलन करती है, तो वो एकमात्र नदी सोन है। इसका सोन नदी नाम क्यों पड़ा है? प्रश्न इस पर पूछा गया है क्योंकि इसकी जो रेत है वो पीले रंग की है। एकमात्र ऐसी नदी जिसमें रेत जो है पीले रंग की है, इसी कारण से इसका नाम सोहन, जो आगे चल के सोन नदी पड़ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सोन नदी, दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी सोन नदी। गोदावरी आपका जो है मंजरा, कृष्णा जो है आपका हो जाएगी भीमा, यमुना जो है वो आपका हो जाएगा केन। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। निम्नलिखित में नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो नर्मदा नहीं है यहाँ पे, ताप्ती नहीं है, तो बची कौन? दामोदर। दामोदर भी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। 134वें का बी। हमेशा याद रखिएगा, भ्रंश घाटी से बहने वाली अधिकांश नदियां जो हैं वो एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, क्योंकि जो ढलान होता है वो पश्चिम की ओर होता है और ढलान काफ़ी तीक्ष्ण होता है, जिससे कि नदियों का बहाव तेज हो जाता है और नदियां जो है अपने अंदर के बहाव को अपने साथ सीधा सागर में ले जाती हैं। जबकि जो नदियां अपना बहाव पहले ही सागर में मिलन से पहले ही भार के कारण ढो नहीं पाती हैं, वृद्धावस्था में गिरा देती हैं, वो नदियाँ जो हैं वो पंजाकार या पक्षी के पैरों के अनुस्वरूप जो है डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? सही जवाब है लूनी नदी। लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम तो दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका जो गमन है अंतिम रूप वो दलदल में विलीन हो जाती है, तो ये सागर से नहीं मिलती है। कौन सी नदी है राजस्थान की जो सागर से नहीं मिलती है? तो लूनी नदी है। ठीक है, ये कच्छ के रण में जाकर कहीं छिप जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? देखिए, ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस ARO मेंस 2017 में, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा सोन नदी। गंगा के जल ग्रहण क्षेत्र पर प्रश्न बन चुका है, गोदावरी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र पर बना है और सोन नदी पर। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट, सह्याद्री की बात हो रही है, तो हम जानते हैं ताप्ती या तापी जिसको कहा जाता है वो मध्य प्रदेश में है, तो 137वें का बी, बैतूल जिला, मुल्ताई, मध्य प्रदेश। स्टेटमेंट के रूप में, प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां भ्रंश जनित हैं। तो 138वें का सही जवाब क्या है? तो 138वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, अरब सागर में जो मेनली बड़ी नदियां, प्रमुख नदियों का नाम दिया हुआ है,
तो नर्मदा और ताप्ती है जो अरब सागर में गिरती हैं, ये भ्रंश जनित हैं। जी हाँ, अगर भ्रंश का ढाल पश्चिम की ओर ना होकर के पूर्व की ओर होता तो ये नदियां कहाँ गिरती, ये गिरती सीधा जाके बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में गिरने का कारण ही है इसका भ्रंश जनित। तो भ्रंश जनित से क्या हो रहा है, ढाल जो बन रही है वो पश्चिम की ओर बन रही है, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो नर्मदा उत्तर में, ताप्ती दक्षिण में, और बीच में है सतपुड़ा पहाड़ियां। तो 139वें का ऑप्शन बी जो कि ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। रिफ्ट को ही भ्रंश कहते हैं। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट घाटी से नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां जो कि ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। भारतीय नदियों में कौन एस्चुरीज बनाती हैं, ताप्ती, नर्मदा, माही। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है, तो अमरकंटक से किसका उद्गम है, नर्मदा का, सोन का। नर्मदा प्रवाहित होती है, ये प्रश्न हो चुका है, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह एक भ्रंश घाटी से बहती है। तो यहाँ पहला ही कथन गलत हो गया, यह एस्चुरीज का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख बनाती है, नर्मदा, ताप्ती। कई बार आपको हिंदी में ये एस्चुरीज लिखा हुआ मिलेगा, ज्वारंद मुख जो है मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश में एस्चुरीज कह देते हैं और हिंदी में ज्वारंद मुख। ठीक है, और ये जो ज्वारंद मुख होता है, ज्वार भाटा जब भी आता है सागर में, वो अपने साथ जो है नदी का अवसाद सागर में ले जाता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है, तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है, तो 149वें का गोदावरी। दामोदर किसकी सहायक नदी है, ये देखिए 3 बार पूछा गया है यूपी के एग्जाम्स में, तो 150 का सही है, हुगली। बंगाल का शोक भी इसको पूर्व में कहा जाता था, 1948 से पहले बहुत बाढ़ आने के लिए फेमस, कुख्यात थी। इसके अलावा याद रखिएगा, दामोदर नदी पर स्थित बांध के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, मैं याद दिलाना चाहूँ, तिलैया बांध, मेथान बांध, कोनार बांध, पंचेत बांध। ठीक है, इसके अलावा दामोदर घाटी परियोजना के द्वारा कुल कितने हेक्टर सिंचित की जाती है भूमि, ये यूपी का एक प्रश्न बना था। तो 3,85,000 हेक्टर भूमि को जो संचित किया जाता है दामोदर घाटी परियोजना से, पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने नोट डाउन कर रखा था, याद दिला दूं। और स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी मानी जाती है, दामोदर घाटी परियोजना, याद रखिएगा। जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं, मैंने आपको जैविक मरुस्थल क्यों कहते हैं पूरा कंसेप्ट समझाया दामोदर नदी को, क्योंकि इसके अंदर अब जलीय जीवन बचा नहीं है। अब क्यों जलीय जीवन नहीं बचा है, एसिड रेन इसका कारण है। एसिड रेन कैसे बन रही है वो भी मैंने आपको बताया। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है, निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कारण उसका जो कारण बताया गया वो भी बिल्कुल सही है। सर्वाधिक प्रदूषित दामोदर है। भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रभावित होती हैं। तो क्या स्टेटमेंट और कारण बिल्कुल सही है? इस तरह के प्रश्न आपको यूपीपीसीएस में देखने को मिल सकते हैं। तो कई बार इस पे बात हो गई है, कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर दोस्तों आपकी कोई समस्या है तैयारी के दौरान तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियोस बना दूंगा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? ये प्रश्न अच्छा है। सही जवाब है वृक्षनुमा। अब जरा मुझे
कमेंट करके बताइए कि उत्तर भारत की नदियां जो है प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। सुमेल करना है 156वें को। कटक महानदी से लुधियाना आपका सुमेल होगा सतलुज से। नासिक आपका सुमेल होगा गोदावरी। उज्जैन आपका सुमेल होगा क्षिप्रा से। राज्य और नदियां, यहां पर प्रश्न है कि दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य और नदियों के नाम हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, केन और बेतवा। नदी जोड़ो परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कथन जो है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही बात है। ग्लेशियर इनका मुख्य स्रोत है, पूरे साल भर पिघलती हैं और पानी बना रहता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करते हैं। तो 158 का यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जब आएगा तो बारिश तो होगी, नदियाँ जल तो प्राप्त करेंगी, लेकिन हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों का सतत वाहिनी होना का मेन कारण ये है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से मतलब गलत भी नहीं है। तो यहाँ पे बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या नहीं करता है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों का सतत वाहिनी होने का मुख्य कारण है कि ये ग्लेशियर साल भर बने रहते हैं, पिघलते रहते हैं, और यही कारण है कि नदियों में साल भर पानी बना रहता है। ठीक है, हगरी सहायक नदी है किसकी? हगरी। ऑप्शन डी, तुंगभद्रा की। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। तो इसका मैंने अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिया है कि क्यों अरब सागर में गिरती हैं ये। ठीक है, भ्रंश घाटी के कारण। तो यहाँ पर ए सही है और आर दोनों सही हैं, और व्याख्या भी करता है। 160 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह के प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो प्लीज़ गलत मत कीजिएगा, अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। संकोश नदी सीमा बनाती है किन के बीच में? संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच में। असम और पश्चिम बंगाल के बीच में। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी। और महानदी पे कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील चिल्का झील है, याद रखिएगा। इसके अलावा कछुओं के लिए फेमस ऑलिव रिडले कछुओं की दुर्लभ प्रजाति है। इसका एक स्पेशल उद्यान बनाया गया है उड़ीसा के अंदर। उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय उद्यान भीतरकणिका गहिरमाथा। याद रखिएगा, प्रश्न बन चुका है एनवायरनमेंट के अंदर। भारत की निम्नलिखित नदियों का घाटों में उनकी जल का अभाव है। ये प्रश्न पूछा गया है, जल का अभाव, जल ग्रहण क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा साबरमती घाट और तापी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? सह्याद्री से। महानदी कृष्णा, गोदावरी, वेगई, ये तीनों ही जो है सह्याद्री पश्चिमी घाट से निकलती हैं। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है, दिशा बतानी है। यूपीपीसीएस का प्रश्न है। 165 का सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? मैकाल श्रेणी में नहीं है, एक अच्छा प्रश्न। तापी का है, सोन का भी है, नर्मदा का भी है,
तो अब बच क्या गया? यहां पर आयोग का सही जवाब है नर्मदा। सोन तो है ही और महानदी है। तापी जो है बैतूल जिले मध्य प्रदेश। अमरकंटक से कोई लेना देना नहीं है। मैकाल श्रेणी में नहीं है। किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका 166वें का ऑप्शन बी, तापी बैतूल जिला मध्य प्रदेश। नर्मदा, सोन, महानदी, अमरकंटक, मैकाल श्रेणियां। एग्जैक्ट लोकेशन बताइए कमेंट के माध्यम से कि महानदी का जो है एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। नर्मदा और सोन का मैंने बता दिया है, महानदी का जरा कमेंट करके बताइए। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि महानदी के द्वारा किस लैगून का निर्माण किया जाता है? कमेंट सेक्शन में जवाब दें। आने वाले वीडियोस में उसका जवाब बताऊंगा मैं। धौली स्थित गंजाम में है, चिल्का में है, जयपुर में है, भुवनेश्वर में है। 167वें का सही जवाब है भुवनेश्वर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? जबलपुर, नर्मदा, हैदराबाद, कृष्णा, कोटा, चंबल, नासिक, गोदावरी। तो 167वें का सही जवाब क्या होगा? जबलपुर और गुजरात का भड़ोच, जिसको भरूच भी कहा जाता है, वो नर्मदा नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी पर है, ना कि कृष्णा पर। कोटा चंबल, नासिक गोदावरी। अगर कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? 169वें का सही जवाब हो जाएगा कोटा चंबल भुवनेश्वर महानदी, कटक महानदी, जबलपुर नर्मदा। यहां पर जो जोड़ा गलत है वो है ऑप्शन बी। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। तो 170वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद घाट। लेह, लद्दाख का लेह कहाँ अवस्थित है? देखिए आरो का प्रश्न है और मैं इसे कठिनतम श्रेणी में जो है दर्ज करूंगा इस प्रश्न को, तो कितना कैंडिडेट कहाँ से याद रखेगा कि कौन सा किस नदी के बाएं तट पर है कि दाएं तट पर है। 171वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी के दाएं तट पर। 171 का सी है, सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक कहाँ अवस्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे, ऑप्शन सी। श्रीनगर, जबलपुर, डिब्रूगढ़, संबलपुर। आपको सुमेल करना है। 173वें का हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में, झेलम के किनारे, जबलपुर नर्मदा, डिब्रूगढ़ आसाम, और डिब्रूगढ़ आपको सुमेल होगा ब्रह्मपुत्र से। ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय बनाती है माजुली, असम के अंदर। संबलपुर आपका उड़ीसा, और सुमेल हो जाएगा आपका महानदी से। नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? प्रश्न पूछने का तरीका है, सिंपल पूछ रहा है कि नासिक कहाँ अवस्थित है, तो गोदावरी। निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? अब प्रश्न जो है दिया हुआ है तो आपसे ये भी बन सकता है कि कौन जो है मालाबार तट पर स्थित है, कोंकण तट पर कौन सा है। तो पता होना चाहिए कि कोंकण तट किसे कहते हैं, मालाबार तट किसे कहते हैं, उत्तरी सरकार तट किसे कहते हैं। तो इस पर मैं अलग से जो क्वेश्चंस छूट जा रहे हैं इस बुक्स के अंदर भी, वो सभी क्वेश्चंस बाकायदा मेरे पास नोट डाउन है, वो पेपर से पहले मैं बिल्कुल करा दूंगा, उसके लिए टेंशन ना लें, अच्छी तैयारी होगी आपकी। निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है? तो 175वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, नागापट्टिनम। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरीन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, कोंकण तट, मालाबार तट। कृष्णा डेल्टा से लेकर कैप कैमोरीन।
सही जवाब क्या होगा? कैप कैमोरिन, कोरोमंडल तट। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है। हर साल हम न्यूज़ में सुनते हैं कि उड़ीसा जो भारत का पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर हमेशा चक्रवात आते रहते हैं। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, और ये स्टेटमेंट भी सही है। मैंग्रोव चक्रवात को रोकते भी हैं, लेकिन उड़ीसा तट में सर्वाधिक चक्रवात आने का कारण ये नहीं है, ठीक है, कि मैंग्रोव का हानि हुआ है। दरअसल लौटते हुए मानसून से, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेते हुए जो उत्तर पूर्वी मानसून है, लौटता हुआ मानसून जिसे कहा जाता है, वो जो है ऐसा क्षेत्र, जो उड़ीसा के जो तट हैं, जो पूर्वी तट है भारत का, वो ऐसा स्थितियां प्रोवाइड कराते हैं चक्रवात को, मौसमी स्थितियां ऐसी प्रोवाइड कराते हैं कि सबसे ज़्यादा चक्रवात जो है लौटते मानसून के दौरान भारत के पूर्वी तट में आते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, क्योंकि वहाँ पे वर्षा होती है, उसी समय बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है और तटीय इलाके जो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं। चक्रवात आने की संभावना हर साल यहाँ पर रहती ही रहती है। बाकी महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। हम जानते हैं कि मैंग्रोव जो है पारिस्थितिकी का काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। ये अपनी जड़ों से जो है जलीय जीवन के लिए भोजन तो प्रोवाइड कराते ही हैं, साथ ही साथ भूमि के कणों को भी बांध कर रखते हैं, और मैंग्रोव जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं वो मजबूत रहेंगे चक्रवातों के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ए सही है, आर भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो बी हो जाएगा सही जवाब। मैं इस तरह के प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। यूपीपीसीएस प्री में और आरओ में भी अब इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, तो इसके लिए सही तरीका ये है कि एनसीईआरटी के बुक्स को समय रहते पढ़ लेना चाहिए। वहाँ पर सब कुछ समझाया हुआ है बाकायदा। अब यहाँ पर सागर पुलीन दे रखा है, दूसरी तरफ है राज्य। 178वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमेल करते हैं। तीगा आपका सुमेल होगा पश्चिम बंगाल से। गोपालपुर औंसी आपका सुमेल होगा उड़ीसा से। कलांगुट आपका सुमेल होगा गोवा से। मरीना बीच आपका सुमेल होगा तमिलनाडु से। 178 का ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए, श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? पुलिकट झील के। पुलिकट झील। जितने भी रामसर आर्द्र स्थल हैं भारत में, उनको अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न आता है। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? आरओ का प्रश्न है। 180 का सही जवाब हो जाएगा खैबर दर्रा। ये जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट पश्चिमी घाट के, सह्याद्री के। गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। 181वें का सही जवाब हो जाएगा जामनगर। ये पेट्रोलियम नगर है, कहा जाता है इसको। ओखा, वेरावल, पोरबंदर बंदरगाह है। एक प्रश्न और पूछा गया है, मुझे याद आ रहा है, कि किस बंदरगाह का प्रयोग केवल और केवल जहाज तोड़ने के लिए किया जाता है? गुजरात का पूछा गया प्रश्न। जरा कमेंट करके बताइए कि गुजरात का कौन सा बंदरगाह भारत के जो बेकार हो चुके जहाज है उनको केवल तोड़ने का काम जो है इस बंदरगाह पे किया जाता है। उस बंदरगाह का नाम क्या है? गुजरात में है। जरा कमेंट सेक्शन में जरा बताएं इसका आंसर। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह क्या है? 182वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्छ का रन। कच्छ का रन, कोरी निवेशिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रश्न अब यह भी बन सकता है कि दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है, जैसे कि अगला प्रश्न जो है आप देख सकते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, गुजरात है, लेकिन अब यूपीपीसीएस में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तट रेखा है? गुजरात तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश, इनमें से, ठीक है। केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है केरल का कुट्टानाड? 185 का सही जवाब हो जाएगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र
इसके अलावा केरल राज्य से कई सारे प्रश्न बनते हैं, जनगणना से जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो केरल से संबंधित प्रश्न बनते हैं वो दो तरीके से, एक तो सनसेस और दूसरा झीलें, लैगून, इन पर प्रश्न बनता है केरल से जुड़ा हुआ। जितने भी लैगून्स हैं, झीलें हैं केरल से संबंधित, उनको पता होना चाहिए आपको। निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिमी तट पर बात हो रही है, दमन, कारिकल, रत्नागिरी, जंजीरा। सही जवाब हो जाएगा कारिकल। कारिकल। एक तरफ है द्वीप और दूसरी तरफ है उनकी अवस्थिति, बताना है आपको। 187 का सही जवाब क्या होगा? पहले एक मिनट रुकिए, जरा दिखा देता हूं। ये लीजिए, सही जवाब है बयंत शाखोदर। बयंक शाखोदर आपका सुमेल होगा कच्छ की खाड़ी से। पीरम, पीरम आपका सुमेल होगा खंबात की खाड़ी से। द्वारका, द्वारका गुजरात, और ये सुमेल होगा आपका अरब सागर तट। दीव, दीव जो है दमन दीव, वो आपका सुमेल होगा काठियावाड़ तट। ये खंड शिक्षा अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पीसीएस में ही बन सकता है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा, निकोबार, सालसेट, रामेश्वरम। अब देखिए एलिफेंटा में प्रश्न जो है ये इतिहास से जुड़ा हुआ टॉपिक है। यहाँ पर राष्ट्रकूटों ने 8वीं शताब्दी में भगवान शिव को समर्पित मंदिर का निर्माण किया था, इसलिए मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर सागर में स्थित एक द्वीप है, उसका नाम है एलिफेंटा। राष्ट्रकूटों द्वारा बनाए गए मंदिर है यहाँ पे। इस प्रश्न का फिलहाल जवाब जो है वो होगा आपका 188 का ऑप्शन सी, रामेश्वरम। सालसेट पर प्रश्न बना है यूपी पीसीएस में, दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड द्वीप में से एक कौन सा है भारत में? वो सालसेट है। आपको पता होना चाहिए भारत का जो मुंबई है वो इसी द्वीप पर है, और प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 960 लोग से भी ज़्यादा लोग इस समय वर्तमान में रह रहे हैं, जो इसको बनाता है हाईली डेंसिव पॉपुलेटेड आइलैंड। पूछा गया प्रश्न है सालसेट द्वीप, मुंबई। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है इनमें से? देखिए ये पूछा गया प्रश्न है, शायद मैं इसी प्रश्न की बात कर रहा था। हाँ, इसी प्रश्न की मैं बात कर रहा था, दे दिया है अगला प्रश्न। तो यहाँ पे सही जवाब जो है सालसेट द्वीप है, इस पर मुंबई बसा हुआ है आपका। चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है, लोअर पीसीएस में बनाकर पूछा हुआ है दोबारा ये प्रश्न। तो यहाँ पर जंजीरा और उडुप्पी, 190 का ऑप्शन ए है, 1 और 2। तूतीकोरन तमिलनाडु, और एविलो भी जो है पूर्वी तट। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपभाग है? यूपी पीसीएस प्री 2019। मोरीबंद डेल्टा, सही जवाब है बंगाल डेल्टा का, बंगाल डेल्टा। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? सही जवाब है 8 राज्य। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, भारत का द्वीपों के संबंध में गलत कथन बताइए। अंडमान निकोबार द्वीपों में भारत के सक्रिय व प्रसुप्त दोनों ज्वालामुखी स्थित हैं। बैरन और नालकोंडा ज्वालामुखी की बात हो रही है। 193 का जो है यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप म्यांमार की तुलना में भारत से नज़दीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप जो है म्यांमार की तुलना में भारत से नज़दीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। म्यांमार के नज़दीक है, जी हाँ। अंडमान निकोबार और म्यांमार किस चैनल से अलग होते हैं पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ, कमेंट करके बताइए। लक्षद्वीप में लगभग 35 द्वीप है। एग्जैक्ट आंकड़ा जो है कई बार 36 बताया जाता है, तो यहाँ पर 35 द्वीप को सही मान सकते हैं। आयोग ने इस प्रश्न का सही जवाब जो माना है, गलत तथ्य माना है, वो है बी, और है भी। अंडमान निकोबार म्यांमार से जो है, म्यांमार जो है काफ़ी नज़दीक है, भारत की तुलना से थोड़ा दूर है, ठीक है। और इसके अलावा जो है छोटे बड़े उद्यान जो है 300 के करीब हैं अंडमान निकोबार द्वीप में।
इसके अलावा अंडमान निकोबार से जुड़े हुए प्रश्न जो है पूछे जाते हैं जनजातियों के रूप में। कई प्रकार की जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं, उस पर प्रश्न जो है यूपी पीसीएस में बनता है। इंदिरा पॉइंट सुमात्रा से लगभग 190 किलोमीटर दूर स्थित है, ये बात भी सही है। 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 चैनल, कोको चैनल, ग्रेट चैनल, भारत इंडोनेशिया से किस चैनल से अलग होता है, म्यांमार से क्या किससे अलग होता है, लक्षद्वीप जो है मालदीव से किससे अलग होता है, ये सारे प्रश्न जो हैं बन सकता है कोई सा एक प्रश्न इस साल भी। ठीक है, तो सब कुछ मैं बता चुका हूँ पहले की 2 वीडियो में। पाक की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? पाक स्ट्रेट। 194 सही जवाब है ऑप्शन सी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? वेलिकोंडा समूह जो है किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो यहां 195 का हो जाएगा सी, पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट। कश्मीर घाटी किनके बीच में स्थित है? पिछले साल का पेपर यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है ये। तो हिमालय के जो 4 हिमालय हमने पढ़े हैं, उन हिमालयों से कई प्रश्न हमने लगातार देखे हैं, इस बार भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है आपका कश्मीर घाटी। 197 का बी हो जाएगा, पिछले साल का प्रश्न। अब यहाँ पे 2017 का एक प्रश्न है, सुमेल करना है आपको। बन्नी चारागाह, बख्याल चारागाह, खज्जियार, पहलगाम। सुमेल करिए। ए का बन्नी चारागाह आपका सुमेल होगा गुजरात से, बग्याल चारागाह आपका सुमेल होगा उत्तराखंड से, खज्जियार बंदरगाह चारागाह जो है आपका सुमेल होगा हिमाचल प्रदेश से, पहलगाम आपका सुमेल होगा जम्मू कश्मीर से। ये एक यूनिक क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। बी है इसका सही जवाब। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच। सियाचिन ग्लेशियर विवाद भारत चीन के बीच में नहीं है, भारत पाकिस्तान के बीच में। 199 का सी है। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, चोगलुंगनमा, बियाफो, बाल्टोरो। तो सियाचिन जो है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर हमने कुल मिला के लगभग 80 प्रश्न किए। कमेंट करके बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। और जो लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो से जुड़े हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके बाकी के भूगोल के वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर 14 वीडियोज़ और भी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।